नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, दिल्ली और एनसीआर के करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी में कहा गया है कि हम लोग को इमारतों को दफन कर देंगे। वहीं इस धमकी को जिस ईमेल के जरिए भेजा गया है उसका सर्वर विदेश में मौजूद होने की जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन स्कूलों में धमकी भरे ईमेल मिले हैं उन्हें लेकर दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें जांच पे जुट गई हैं। अधिकतर स्कूलों में जांच के दौरान कुछ नहीं पाया गया है। इसके बाद पुलिस ने इन्हें आउट ऑफ डेंजर बताया है। स्कूल में धमकी मिलने के बाद गुरुवार को स्कूल खुलेंगे या नहीं, ये अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। स्कूल की ओर से इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि बुधवार शाम तक इस स्थिति पर स्पष्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि ईमेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ है उसका सर्वर विदेश में मौजूद है। कुल मिलाकर 97 स्कूलों को मिली धमकी में मामले में नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली पुलिस कंडीशनल के तफ्तीश कर रही है। इसके साथ ही आशंका जताई जा रही है कि ईमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली पुलिस इस मामले में हर एंगल पर जांच कर रही है। जवानों को स्कूल के बाहर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। वहीं एजेंसी को इस बात का भी शक है कि स्कूलों में धमकी भरे ईमेल भेजने की किसी शख्स का नहीं बल्कि किसी संगठन का हाथ हो सकता है। इस साजिश के तार विदेश से जुड़े हो सकते हैं। साजिश के तहत आज का दिन और वक्त सुनिश्चित किया गया था। इसके पीछे का आधार भी अभी स्कूलों के एक साथ और एक वक्त पर करीब एक जैसे ईमेल भेजा है। आईपी एड्रेस विदेश में मौजूद एक ही सर्वर का निकला है। साजिश के तह तक जाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। वहीं बम कॉल पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस पर डिटेल की रिपोर्ट भी मांगी है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद वह दिशाहीन हो गई है और आज वह नेतृत्वहीन भी हो गई है। यह दिशाहीनता का दुष्परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने लगातार भारत की सभ्यता और संस्कृति को कोसने, अपमानित करने और सनातन को हर तरह से बदनाम करने का प्रयास किया है। योगी ने कहा, यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यूपीए सरकार के दौरान देखने को मिली थी, जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद के नाम पर भारत की संस्कृति का अपमान करने की कोशिश की और दुनिया के सामने इसे बदनाम करने का प्रयास भी किया। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सभ्यता और संस्कृति को दुनिया में सम्मान मिल रहा है। भारत का गौरव पुनः स्थापित हो रहा है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि खूंटी संसदीय क्षेत्र में जब चुनाव की घोषणा हुई तब से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष ने राजा पीटर से मुलाकात की है। राजा पीटर एक आरोपी है, हत्यारे हैं। उनसे बाबूलाल ने समर्थन मांगा है। राजा पीटर के साथ उस हत्या के मामले में एक और हत्यारे का है, कुंदन पहान है। बाबूलाल उनसे क्यों नहीं समर्थन मांग रहे हैं? सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा अब हत्यारे, चोर लुटेरों से समर्थन मांग रही है। कभी मेहुल चौकसी, नीरव मोदी से समर्थन लेते थे, बाद में देश से बाहर भागने में सहयोग करते हैं। जो चोर लुटेरे हत्यारे हैं वैसे लोग भाजपा का प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा कि खूंटी संसदीय क्षेत्र में बुड्डू अनुमंडल में मुंडा खुटकी 1400 एकड़ जमीन की लूट की गई है। इस मामले में खूंटी के सांसद ने क्या किया? भाजपा नेताओं ने मिलकर जमीन लूट ली। खूंटी का कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। यह भूमि भगवान बिरसा मुंडा की कर्म भूमि है। खूंटी कटी इलाका है, इस बावजूद इसके इस जगह पर जमीन लूट ली गई है। वहीं विधायक विकास मुंडा ने कहा कि 1400 एकड़ जमीन की लूट हुई है। बाद में झामुमो की सरकार आई और इस लूट को रोकने का काम किया है। विकास सिंह मुंडा ने कहा कि इस जमीन के लूट में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हैं। आज तक जमीन लूट के मामले में एक भी शब्द नहीं बोल सके। उन्होंने कहा कि देश के आज़ाद होने के बाद जमींदार से जमीन लेकर सरकार से स्थानीय मूल रियायतों को जमीन देने का दान में देने का काम किया गया था। पुरानी खतियान के आधार पर मूल रैयतों की ज़मीन सौंपी गई थी, लेकिन अब 1400 एकड़ ज़मीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने का काम किया जा रहा है। अब इस मामले में सरकार को एसआईटी जांच कर रही है। जल्द ही इस मामले से पर्दा भी उठ जाएगा। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उसके शासन में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया था और वे अपने प्रचार के लिए भ्रम, अफवाह, डीप फेक और अन्य सभी प्रकार के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कुछ उम्मीदवारों के नामांकन सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश आए ठाकुर ने लखनऊ हवाई अड्डे पर एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासन में ही आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को खत्म कर दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि कांग्रेस भ्रम, अफवाह, डीप फेक और सभी प्रकार के हथकंडे अपना रही है। जिस तरह से विदेशी ताकतें किसी भी देश को अस्थिर करने की
की कोशिश करती हैं, उसी तरह कांग्रेस अपने प्रचार के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपना रही है। ठाकुर ने आगे कहा कि वे लगातार झूठ बोलते रहते हैं। वे कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो गया है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सच ये है कि मोदी सरकार ने 10 साल तक शासन किया, आरक्षण की कोई बात नहीं हुई। मोदी राज ने यह कहा यह कभी खत्म नहीं होगा। हमने SC, ST, OBC को अधिकार दिए हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने उनसे अधिकार छीने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में आरक्षण खतरे में है, चाहे वे आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो या तेलंगाना हो। आगे ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमानित किया है और परेशान किया है। मोदी के शासन में ही संविधान दिवस मनाया गया और पंच तीर्थ बनाए गए हैं। अब सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश के लोग नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएंगे। अगली खबर, पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह आखिरकार बुधवार को बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। बीते शनिवार को उन्हें जौनपुर से जिला कारागार बरेली जेल शिफ्ट किया गया था। उसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत भी दी थी। धनंजय सिंह ने जेल से निकलकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी। 2020 में मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे जमानत दी है। मेरी पत्नी बसपा से जौनपुर की सीट पर चुनाव लड़ रही है। मैं यहाँ से सीधा जौनपुर अपने क्षेत्र में जाऊँगा और उनके लिए प्रचार करूँगा। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव पर सवाल पर कहा कि यह समय बताएगा। इससे अधिक धनंजय सिंह ने कुछ नहीं बोला और सीधे गाड़ी में बैठकर जौनपुर के लिए रवाना हो गए हैं। ज्ञात हो कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल से हाई सिक्योरिटी बैराक में रखा गया था। उसी दिन धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला बसपा के चुनाव में मैदान में उतरी है। भाजपा से कृपा शंकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया गठबंधन से ताल ठोक रहे हैं। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने का आसार काफी ज्यादा बने हुए हैं। अगली खबर, कोविशील्ड वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स को लेकर उठे विवादित के बीच सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने लोगों की जान जोखिम में डालकर वैक्सीन निर्माता से राजनीतिक चंदा वसूला है और इसकी उच्च स्तरीय और न्याय की जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी जानलेवा दवाओं की अनुमति देना किसी की हत्या के साजिश के समान है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन के हिसाब से लगभग 80 करोड़ भारतीयों को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई है, जिसके बारे में उसका मूल फॉर्मूला बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि इससे हृदयघात का खतरा हो सकता है। जिन लोगों ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण अपने को खोया है, जिन्हें वैक्सीन के दुष्परिणामों की आशंका थी, अब उनका शक और डर सही साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। ऐसी जानलेवा दवाइयों को अनुमति देने किसी की हत्या के षड्यंत्र के बराबर है और इसके जिम्मेदार लोगों को आपराधिक मुकदमा चलाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि सत्ताधारी दल ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से राजनीतिक चंदा वसूल कर जनता की जान की बाजी लगाई है। ना कानून उन्हें कभी माफ करेगा और न जनता। इस मामले में सर्वोच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। आखिरी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाली है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अपने प्रतिक्रिया दी है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने राहुल गांधी के बयान को भ्रामक, असत्य, निराधार और बिना तथ्यों का बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि राहुल गांधी का बयान समाज में भेदभाव पैदा करने वाला है। राहुल गांधी के उस बयान पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की गंभीर आपत्ति भी जताई है, जिसमें गुजरात की ही एक सभा में उन्होंने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राहुल गांधी ने गुजरात में किसी सभा में कहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें राहुल गांधी के इस वाक्य पर गंभीर आपत्ति जताई है। ये असत्य है और निराधार है और भ्रामक भी है। हम बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या पधारने का आमंत्रण दिया गया था। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अत्यधिक गरीबों ऐसे समाज में तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रपति राम मंदिर में दर्शन के लिए बुधवार को अयोध्या जाएंगी। राष्ट्रपति ने यह जानकारी दी है। यह नवनिर्मित मंदिर में उनकी पहली यात्रा होगी। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को आयोजित किया गया था। एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति 1 मई को अयोध्या का दौरा करेंगी। अयोध्या में उनके प्रवास के दौरान राष्ट्रपति श्री हनुमानगढ़ी मंदिर, प्रभु श्री राम मंदिर, कुबेर लाव में दर्शन करेंगी और आरती का हिस्सा भी बनेंगी। बयान में कहा गया है कि वे सरयू पूजा और आरती में भी हिस्सा लेंगी। अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के उनके प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी समेत कई महत्वपूर्ण लोग भी मौजूद रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।